नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे बदलियों की बरसात पर। दरअसल तबादले का मौसम है और तबादले के मौसम में, ट्रांसफ़र के इस मौसम में ट्रांसफ़र की बरसात हो रही है। पिछले ज़माने की अगर हम बात करें तो जो लोग पुराने उनको मालूम है कि जब पहले ट्रांसफ़र होते थे तो बोलते थे बदली हो गई। तो ये बदली का मौसम है और बारिश भी हो रही है और तबादलों की भी झड़ी लगी हुई है। ये इसलिए भी खास बात है क्योंकि सरकार ने 5 तारीख तय कर दी अक्टूबर की तबादले घोषित की अंतिम तारीख। लेकिन आपको बता दें कि ये तारीख बढ़ने की संभावना, संकेत मिले कि 10 तक लोग आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ये पूरा मामला तबादलों का है। शिक्षक संघ से भी जुड़ा हुआ है, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ से लेकर अधिकारियों की तक हम बात करें। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है तृतीय श्रेणी कर्मचारी को, क्योंकि अधिकारी जो वर्ग है उसके तबादले के बाद उसे दिक्कत होती है, लेकिन कर्मचारियों को ज़्यादा होती है, शिक्षक को ज़्यादा होती है। और इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे कि आखिर ये जो तबादले हैं ये बेमौसम तो नहीं है। मौसम तो है तबादलों का, लेकिन ये होता था अप्रैल और मई में, अधिकतम जून में चलता था, ताकि जब स्कूल जुलाई में खुलने का रिवाज था तो स्कूल खुलने के पहले तबादले हो जाया करते थे, ताकि बच्चों के एडमिशन हो जाए दूसरे शहरों में, लोग अपना सामान ट्रांसपोर्ट के जरिए दूसरे शहरों में जा सके, किराए से मकान ले सके, ये व्यवस्था कर सके। लेकिन अब तबादलों का मौसम अक्टूबर में भी है। इस पर विस्तार से बात करेंगे। स्टूडियो में मौजूद हमारे साथ 2 विशेष मेहमान, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल श्री योगीराज योगेश जी और आज़ाद शिक्षक संघ के संभाग अध्यक्ष दर्शन सिंह ओढ़। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले योगीराज जी, शुरुआत आपसे कि ये जो सारा मसला है, तबादलों की बातें सुनते थे हम कि बरसात में नहीं होते हैं, बरसात के बाद भी नहीं होते, क्योंकि हर स्कूल कॉलेज के सत्र जुलाई में शुरू होते थे। लेकिन अब रिवाज हो गया है मार्च और अप्रैल में शिक्षा सत्र शुरू हो जाते हैं नए। उसके बाद अगर आप अक्टूबर में तबादले करेंगे तो ये कितना व्यवहारिक है, कितनी इससे दिक्कत आने वाली है शिक्षकों को, बाकी कर्मचारियों को? आपकी राय उसके बाद हम पूछेंगे दर्शन सिंह जी से। देखिए राघव जी, ये बिल्कुल ही एक तरह से सरकार का अव्यावहारिक निर्णय है। और आपने बदली और बादल और तबादलों का भी जिक्र आपने किया। मुझे याद आ रहा है, शायद आप भी जानते होंगे, एक वसीम अख्तर साहब IAS ऑफिसर थे जी। उनकी किताब आई थी बादलों का तबादलों का बादलों से मौसम। तो वो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अधिकांश जब पहले तबादले हुआ करते थे वो जून जुलाई का महीना हुआ करता था और उस दौरान बादल आते ही आते थे जी। पर मुझे ऐसा लगता है कि अब तो बादल भी तबादले देख के आ रहे हैं। अभी जिस तरीके से बारिश हो रही है, बिल्कुल, तो या तो तबादले बादल देख के हो रहे हैं या बादल तबादले देख के आ रहे जी। हैं। खैर ये सरकार का अपना वो है, लेकिन ये इतना अव्यावहारिक है क्योंकि आप ये देखिए जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि पहले मई जून का समय मिलता था लोगों को आने जाने के लिए, शिफ्टिंग का समय मिल जाता था और शैक्षणिक सत्र जो है वो जुलाई से शुरू हो जाता था। अब चूंकि क्या है, नवंबर चल रहा है, वैसे ये फेस्टिव सीजन चल रहा है, अभी ये दशहरा आ गया, अक्टूबर है जी, अक्टूबर और अभी 15 दिन अभी दीपावली में चले जाएंगे जी। मतलब ये महीना पूरा का पूरा निकल चुका है। अब आप नवंबर से 15 दिन तो आपको उसमें समय लगेगा तबादले करने में। मतलब नवंबर में आप उसको ऑर्डर मिलेगा और वो कब जाके ज्वाइन करेगा और कहाँ जाएगा, कैसी स्थिति रहेंगी और इस दौरान शैक्षणिक व्यवस्था का क्या हाल होगा। तो इस बात का अंदाज़ा पता नहीं सरकार के मुखियाओं को रहता है कि नहीं रहता है, या ये केवल अपना एक निर्णय ले लेते हैं और जब चाहे जब लागू कर देते हैं। क्योंकि अभी जो ट्रांसफ़र पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने बनाई है जी, वो ट्रांसफ़र पॉलिसी भी बड़ी अव्यावहारिक है और कई सारी उसमें विसंगतियाँ हैं। अब उसके पीछे का खेल आप ये देखो कि अभी अतिशेष कर्मचारियों की लिस्ट जारी होने वाली है और अधिकांश मामलों में पहले ये होता था, पिछले 10 साल से भोपाल में अतिशेष एम्प्लॉई हैं शिक्षा विभाग में, बावजूद इसके आपने भोपाल पूरे प्रदेश से कर्मचारी बुला लिए, शैक्षणिक नई पदस्थापना भोपाल में हुई। तो क्या सरकार को पहले से पता नहीं था कि अतिशेष आप नई पोस्टिंग लोगों को दे दी और नई पोस्टिंग दे दी। अब उस पर अव्यावहारिक ये तुक्का है कि जो बेचारे सीनियर लोग हैं उनको अतिशेष के नाम पर आप इधर उधर कर रहे हैं और जूनियरों को आपने लाके राजधानी में बिठा दिया। तो कई सारे इसमें अव्यावहारिक निर्णय सरकार की तरफ से हुए हैं। लेकिन योगीराज जी, जो अतिशेष पहले से भोपाल में पदस्थ थे उनको आपने कहीं और ट्रांसफ़र किया नहीं और बाहर से और आपने अध्यापकों को भोपाल में बुला लिया, तो वो अतिशेष की जो संख्या थी वो और बढ़ गई। और ऐसे में तबादलों में जब आपने उनको सूचीबद्ध कर रहे, तो जो सीनियर हैं, जो वरिष्ठ हैं, जो मुझे लगता है कि सेवानिवृत्ति की कगार पर हैं,
उनके तबादले भोपाल से बाहर करने की, मुझे लगता है ये सब बात कहना चाह रहे हैं। हाँ, ये आपने बहुत तो व्यावहारिक बात। इस पूरे मामले में तबादले की स्थिति में जो पेंशन की होते हैं, यानी 60 के आसपास हो जाते हैं, उनको तो वैसे भी माने पेंशन के 1 साल 2 साल पहले बाहर भगाना बंद कर देते, ताकि वो अपना पेंशन का जो काम काज है वो निपटा सके और रिटायरमेंट के समय वो जहाँ चाहते वहाँ से सेवानिवृत्त हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत भी हमारे पास साथ टेलीफोन लाइन पर भरत पटेल जुड़ गए हैं, आजाद शिक्षक संघ के प्रांत अध्यक्ष। भरत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। दरअसल हमारे साथ स्टूडियो में दर्शन सिंह जी भी हैं, योगीराज योगेश भी हैं, सुभाष सक्सेना जी शामिल होने वाले हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं जाम में फंस गया चूंकि आज दशहरे का दिन है। लेकिन आपसे पूछ लेते हैं, सरकार ने ऑनलाइन तबादले की व्यवस्था की है, इसका मतलब कि सरकार का ध्यान करप्शन पर है, भ्रष्टाचार ना हो, लोग ऑनलाइन आवेदन दे दें और जहां स्थान रिक्त होगा वहां उनको पदस्थ कर दिया जाएगा। ये तो बहुत साफ सुथरी बात है। अगर ऐसा होता तो हम ये मान लें कि भ्रष्टाचार के मामले में मध्य प्रदेश बहुत ही न्यूनतम स्तर पर आ जाएगा, और अगर दशहरे का दिन है आज ये कहें तो तबादलों में राम राज्य हो जाएगा, फिर लोग पैसे खर्च करके तबादले नहीं कराएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जा रही है, ये व्यावहारिक होने के साथ साथ क्या सच में ये भ्रष्टाचार मुक्त होगी? एक तो ये बात थी। दूसरी बात ये कि ये मौसम तबादलों का सच में होना चाहिए, या फिर सरकार इसके पहले तबादले करती, या फिर थोड़ा सा और रुक कर करती? आपकी राय। ये अभी जो तबादले हो रहे हैं जी, इसमें स्पष्ट होना चाहिए कि सिर्फ स्वैच्छिक आधार पर तबादले होना चाहिए। जो कर्मचारी, जो शिक्षक यदि अपनी व्यवस्था बना चुका है पूर्व में और उसकी परिवार दूसरी जगह पर रह रहा है, व्यवस्थित हो चुका है, यदि वो जाना चाहता है, यदि किसी को कहीं पर बहुत ज्यादा दिक्कत है, यदि वो जाना चाहता है, 20 सत्र में वैसे कर्मचारियों के ट्रांसफर होना चाहिए। जी। दूसरी बात है कि जब सत्र की समाप्ति होती है तो कर्मचारियों के जो शिक्षक हैं उनके बच्चे भी पढ़ते हैं, उनका भी परिवार व्यवस्थित करने के लिए भी समय लगता है, क्योंकि वो मध्यम वर्गीय होता है और तृतीय श्रेणी का कर्मचारी होता है, उसकी पेमेंट के हिसाब से उसकी व्यवस्था होती है। अब ऐसी स्थिति में यदि अचानक उसका ट्रांसफर कर दिया जाए तो सबसे पहले तो उसका परिवार प्रभावित होता है, वो व्यक्ति प्रभावित होगा तो होगा, वो उसका परिवार प्रभावित होगा, उसके बच्चे की पढ़ाई प्रभावित होगी, उसके वृद्ध माता पिता प्रभावित होंगे। यदि पर कहीं पर किसी का ट्रीटमेंट चलता हो उनके वृद्ध माता पिता का, तो फिर वहां पर डॉक्टर के लिए भी फिर अलग से व्यवस्था करना पड़ेगी। तो ये यदि प्रशासनिक ट्रांसफर सरकार को करना है तो सत्र की समाप्ति पे करना चाहिए। दूसरी एक बात और है कि आखिर ये अक्षय शिक्षक हुए क्यों? जब भर्ती नहीं हुई, इतने अतिथि शिक्षक हैं, पूरे प्रदेश में रिक्त पद हैं, रिक्त पद पड़े हुए हैं, शिक्षकों की कमी हुई है, तो आखिर अवशेष हुए क्यों? तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि सबसे पहले तो वैसे अधिकारियों पर कार्रवाई करना चाहिए सरकार को जिन्होंने, जहां पर जिस जिले में पद रिक्त नहीं थे और वहां पर पदस्थापना की ट्रांसफर के नाम पर। बिल्कुल। जब जब भर्ती ही नहीं हुई और लोग रिटायर हो रहे तो फिर वहां पर अतिरिक्त कैसे हुए, अवशेष कैसे हुए? और 15-15, 16-16 जिले ऐसे हैं जहां पर अवशेष की स्थिति है, जहां पर कोई आवेदन नहीं कर सकता है। और यदि वो अवशेष हुए हैं तो जहां पर जैसे प्राइमरी में 2 टीचर की न्यूनतम आवश्यकता होना चाहिए, मिडिल स्कूल में 3 टीचरों की आवश्यकता होना चाहिए। यदि न्यूनतम ये शिक्षक होने की स्थिति के बाद भी वहां पर अतिरिक्त शिक्षक भेज दिया गया, एक बात उसका और वेतन किसी और स्कूल से आहरण किया जा रहा है। भरत जी, एक सवाल और था इसमें, क्या शिक्षा नीति बनाने के पहले या शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के पहले शिक्षक संघों से, या माने तबादला नीति की हम बात कर रहे हैं कि तबादला नीति बनाने के पहले क्या कर्मचारी संघों से अधिकारियों ने, सरकार ने बातचीत की थी? क्योंकि जरूरी नहीं कि हर कर्मचारी संघ अपने हित की बात करे, बल्कि वो महकमे के हित की बात भी करता है। तो बहुत सारे ऐसे सुझाव आ जाते जिससे सरकार को भी लाभ होता और कई सारी विसंगतियां दूर होती। तो क्या आप लोगों से चर्चा हुई तबादला नीति बनाने के मामले में? सिस्टम ही ऐसा हो गया है, सिस्टम ही ऐसा हो गया है कि मैं जो चाहूं मेरी मर्जी। तो यदि पर ये जमीनी स्थिति को यदि पर आकलन किया, मैं तो ये कहता हूं कि ये कुल पदोन्नति के पद कितने हैं
ये अधिकारियों से पूछ लीजिए, 50% पदोन्नति के पद होना चाहिए, जितनी भर्ती होती है उसके 50% पदोन्नति की। जब पदोन्नति 12 साल से बंद है तो वो पद गए कहाँ? बिल्कुल, ये बहुत सारे सवाल हैं जिन पर आपसे मैं वो बातचीत पद करूं। गए कहाँ? और दूसरी बात ये है कि यदि पर आप ग्रामीण क्षेत्र में जो शिक्षक जाना नहीं चाहते, कर्मचारी जाना नहीं चाहते, तो हमें सबसे पहले ये व्यवस्था करना है कि ग्रामीण क्षेत्र में हमें कौन सी सुविधाएं मुहैया कराना है कि कर्मचारी वहां जाना पसंद करे। वो ग्रामीण शहरी क्षेत्र में क्यों जाता? फिर शहर में जो कर्मचारी है, पदस्थ है, उसको आप नगर क्षतिपूर्ति भत्ता दे रहे, और जो ग्रामीण क्षेत्र में पदस्थ है उसको कम वेतन मिलता है। तो यदि पर प्रोत्साहन देना है ग्रामीण क्षेत्र के लिए, तो फिर आप ग्रामीण क्षेत्र उसको क्षतिपूर्ति भत्ता दो, फिर नगर क्षतिपूर्ति भत्ता बंद करो आप। बिल्कुल, ये बहुत सारे सवाल हैं जिन पर विस्तार से बात की जरूरत है। लेकिन भरत पटेल जी, दरअसल ये बहुत सारी डिमांडों के चक्कर में सरकार बात नहीं कर पाती है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर कर्मचारी संघों से बात की तो तबादला नीति अपनी जगह होगी, बहुत सारी चीज़ें और उसमें जुड़ जाएंगी। मुझे लगता है कि थोड़ा सा समन्वय की जरूरत है। मांगे कम करके व्यवस्था पे अगर सरकार से बात की जाए तो सरकार भी मेरे ख्याल से चीज़ों को समझेगी और आपकी भी दिक्कतें कम होगी और जनता को लाभ मिलेगा। मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ हमारे साथी दर्शन सिंह जी भी है। दर्शन सिंह जी, ये जो मामला है, भरत जी पूरे प्रदेश के अध्यक्ष हैं और आप संभाग के अध्यक्ष हैं भोपाल के, क्या लगता है कि ये जो पूरा शिक्षा का मामला है, तृतीय वर्ग कर्मचारियों के तबादले से जुड़ा मामला है, किस ढंग से देखते हैं, कितना ये उचित है और कितनी सरकार को इसमें और सुधार की जरूरत है? हमारे प्रांतीय अध्यक्ष भाई भरत पटेल जी के नेतृत्व में शिक्षा के स्तर में मुद्दे की बात करें अभी तो ये जी, क्योंकि मंच नहीं है सरकार की, आप तो सीधा विषय पर आए कि क्या इसमें दिक्कतें होनी चाहिए हैं जो आप बताएं कि दूर कर सकती सरकार, और क्या सुविधा हमको मिलनी चाहिए? सबसे पहले तो ये जो ट्रांसफर पॉलिसी खोली गई है शासन द्वारा, ये इस समय खोली गई है जो मेरे हिसाब से कोई खोलना नहीं चाहिए थी। भाई सत्र समाप्ति के बाद ट्रांसफर पॉलिसी खोलना चाहिए थी। अब शिक्षक अपना परिवेश में ढल चुका है, उसके बच्चों को एडमिशन हो चुका, अगर वो ट्रांसफर करवाता है जी, अक्टूबर लास्ट में उसे स्थानांतरण का प्रमाण पत्र मिलेगा, स्थानांतरण होगा उसका। जब नई साल में जाएगा तो कहावत वो होगी, जब नई दुल्हन किसी के घर में जाती है तो उसे सामंजस्य बनाने में समय लगता है जी। तो सामंजस्य बनाते बनाते उसका फरवरी मार्च से जाएगा। इसी प्रकार से ये उदाहरण दिया नई दुल्हन का, जब शिक्षक नवंबर में ज्वाइन करेगा और उसे मार्च आते आते उसे कैसे परिवेश में, बच्चों में और शिक्षकों में कैसे तालमेल बना पाएगा? संभव नहीं है मेरे हिसाब से। तो क्या करना चाहिए सरकार को? इसके लिए सरकार को सत्र समाप्ति के बाद ट्रांसफर पॉलिसी कर देना चाहिए, और जो भी ऑनलाइन पॉलिसी खोली है सिर्फ स्वैच्छिक ही होना चाहिए। तो योगीराज जी, दरअसल इसमें पूरी बात निकल कर रहा है कि ये आप मिड टर्म में जो आधा सत्र निकल गया है उस पर अगर आप तबादले लेकर आते हैं तो ये स्वेच्छा के आधार पर होना चाहिए, ना कि सरकारी तबादला नीति के आधार पर, क्योंकि इससे पूरी व्यवस्था गड्ढमड हो जाएगी। तबादले होंगे तो ज़ाहिर है कई लोग कोर्ट चले जाएंगे, बहुत से लोग स्टे लेकर आ जाएंगे, कुछ बीमार भी होंगे और कुछ बीमार बन जाएंगे, छुट्टी ले लेंगे। तो इसमें स्कूल में जो शिक्षा का पठन पाठन का जो काम है वो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा और इसका नुकसान बच्चों को होगा। और फिर बाद में दिक्कत आएगी कि दिसंबर जनवरी में किसी तरह से सिलेबस पूरा किया जाए, पाठ्यक्रम पूरा करके बच्चों को एग्ज़ाम में धकेल दिया जाए, फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसको देखा जाएगा। फिर उसके बाद कोसते रहेंगे कि भाई तबादले ठीक से नहीं हुए थे, बेमौसम बारिश होती है तबादलों की, और इसमें पूरी व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। तो क्या ये स्वैच्छिक होने चाहिए, या इस पूरे मामले में कर्मचारी संघों से भी सकारात्मक सुझाव लेकर सरकार तबादला नीति कर सकती थी? और दूसरी बात जो निकल कर आई है, बहुत सारी बातें मैं एक साथ कर रहा हूँ इसमें, कि अगर ये ऑनलाइन तबादले हो रहे हैं और तो फिर इसमें तबादलों में हमें लगता है कि भ्रष्टाचार का जो मामला वो बहुत ही न्यूनतम होगा। तो ये सुखद है, लेकिन तबादले में ऑनलाइन करने वाले भी हम ही हैं। हमने देखा था कि ऑनलाइन ठेके होते थे लेकिन फिर वो ई-टेंडरिंग घोटाले में कन्वर्ट हो गया था। आपकी इस राय कि ऑनलाइन तबादले में कितना फ़ायदा होगा? दूसरी बात ये कि अक्टूबर के महीने के तबादले कितने नुकसानदेह होंगे? जी देखिए राघवन जी, क्या है कि एक तो अब ये टेक्नोलॉजी की तरफ ये जा रहे हैं, ऑनलाइन इन्होंने चलो ये पॉलिसी लागू कर दी। अभी 4 दिन पहले सर्वर डाउन था, कोई उसमें अप्लाई नहीं कर पा रहा था। तो एक तो ये व्यवस्था आपकी तो वही है ना कि आपने चीज़ तो कर दी ऑनलाइन, लेकिन जो मैनुअल ऑपरेटर हैं
वो सर्वर डाउन होगा तो टेक्निकल फॉल्ट आ गया। तो जब तक नीयत ठीक नहीं होगी तब तक सरकार की सारी ईमानदारी की जो योजना है उस पर पलीता लगेगा। बिल्कुल जी। और दूसरी एक और बात क्या है, इस समय प्रदेश का पूरा शिक्षा विभाग ऐसा लग रहा है कि प्रयोगशाला के तौर पर गुजर रहा है। जी। पूरे विभाग को एक लेबोरेटरी बना दिया गया है। आप देखिए अभी इतने नए प्रयोग, नवाचार के नाम पर इतने नए प्रयोग शिक्षा विभाग में हो रहे हैं। जी। अभी सीएम राइज नाम की एक नई स्कूल खुल रहे हैं। जी। और सीएम राइज आप खोलो कोई दिक्कत नहीं। एक ये पैच उसमें लगाया जा रहा है कि जो ग्रामीण अंचल के जो स्कूल है, जो 15 किलोमीटर के दायरे के स्कूल हैं, वो बंद किए जाएंगे। जी। अब जब उन्हें आप बंद कर रहे हैं और यहाँ के लोगों को गांव में भेज रहे हैं, तो जब वो स्कूल ही बंद हो रहा है तो भेजोगे क्या आप शिक्षकों को? तो ऐसी गड्ढम गड्ढ स्थिति बनी हुई है कि ना तो उसका कोई सिरा है ना कोई पैर है। और ये सब इसलिए हो रहा है कि मैंने जिसका जिक्र किया था, पिछले साल इतने अंधाधुंध ट्रांसफर हुए हैं, पैसे ले लेके लोगों को मनमानी पोस्टिंग राजधानी में दी गई है। अब उनको यहाँ बनाए रखने के लिए आप सीनियर लोगों को इधर से उधर कर रहे हैं आप। तो ये जो अपना पुराना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए आप नए ट्रांसफर के नाम पर कुछ भी आप कर रहे हैं। तो योगी राज जी इसमें यह भी है कि अधिकारियों ने सरकार को या तो अंधेरे में रखा, क्योंकि अगर आपने तबादले पहले कर दिए थे तो अब तबादलों की जरूरत क्या थी? अगर शहरों में अतिशेष पहले से थे तो फिर आपको बाहर से दूसरे जिलों से उनको बुलाकर भोपाल में पदस्थ करने की जरूरत नहीं थी। पहले से ही आपके पास अतिशेष हैं, आपने और बढ़ा दिए, और अब इसके बाद आप आधे सत्र के चलते आप फिर तबादले खोल रहे हैं। तो ये जो सारा मामला कहीं ना कहीं जो नौकर चाहिए उसने सरकार को उलझा दिया है। नहीं, इसमें एक और चीज क्या, मतलब इसको सरकार का हिटलरशाही पक्ष आप देखिए जी। ये भी कहा गया है कि कोई भी शिक्षक शिक्षा मंत्री के दरवाजे पर ट्रांसफर का आवेदन लेके आएगा तो उसको वही सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो मतलब ये हद है आपकी तानाशाही की। नहीं, वो तो इसलिए कि अगर वो व्यवस्था नहीं बनाएंगे तो फिर ई एप्लीकेशन का मतलब ही कुछ नहीं बचेगा। फिर हर आदमी एक तो ये अप्लाई करेगा ई एप्लीकेशन में और फिर कागज लेके मंत्री का भी पहुंच जाएगा ना, आपका सॉफ्टवेयर सर्वर काम नहीं कर रहा है। हाँ, तो ये जरूर तो मुझे लगता है कि फिर तारीख बढ़ेगी। अगर सर्वर काम नहीं कर रहा तो सरकार के पास ये बात पहुंचेगी, जानकारी बढ़ेगी। तो ये सब दिक्कतें तो हैं, लेकिन सीधी सी बात है कि इस पूरे मामले में आपने उस मौसम में आप तबादले कर रहे हैं जब शिक्षा के सत्र निकल चुके हैं, और ये मामला चाहे किसी महकमे के तबादले का हो, उनके बच्चे तो होते हैं, पढ़ते हैं स्कूल कॉलेज में, वो परिवार बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाएगा। उसके बच्चों की जो शिक्षा है वो मुझे लगता है कि अव्यवस्थित हो जाएगी, तनाव में बच्चे आ जाएंगे, जो कर्मचारी वो तनाव में आएंगे, और कहीं ना कहीं सरकार का काम भी इससे प्रभावित होगा और शिक्षा का काम तो गड्ढमड हो जाएगा। आपकी संक्षेप में टिप्पणी? नहीं, बिल्कुल सही बात है। मिड टर्म तो ट्रांसफर होने ही नहीं चाहिए। और अपन और पूरा का पूरा शिक्षा व्यवस्था का जो कबाड़ा हो रहा है, आप शिक्षकों का वो जो आपने जो शैक्षणिक जो सत्र था, जो सिलेबस हो जाना चाहिए था, वो उस पर तो कोई ध्यान ही नहीं हो रहा। और आप ये और कर देंगे तो वो सिलेबस और आधा अधूरा रह जाएगा। आप ये मान लीजिए कि इस तबादले के बाद लोग कोर्ट जाएंगे, इसके बाद लोग बीमार पड़ेंगे, इसके बाद सर्टिफिकेट आएंगे कि साहब हम बीमार और 15 दिन छुट्टी बढ़ा रहे हैं, 1 महीने की छुट्टी बढ़ेंगी। तो वैसे भी जिनके तबादले हो जाएंगे वो तो ज्वाइन कर लेंगे, जिनको नहीं करना वो इस तरह की बहानेबाजी करके या सच में उनके साथ दिक्कत होगी, उसके चलते हमें लगता है कि ये नई परेशानी, नया बखेड़ा आने वाला है सरकार के सामने। सरकार तो शायद तबादले कर लेगी, लेकिन जनता और जो बच्चे हैं वो इस पूरे मामले में जरूर उलझ जाएंगे। योगराज जी? नहीं, बिल्कुल उलझेंगे। और उसका पूरा के आखिर शिक्षकों का सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ता है? शिक्षा पर, बच्चों पर। जी। तो डेफिनेटली सब ज्यादा इफेक्ट वही लोग होने वाले हैं। पूरा का पूरा शैक्षणिक का आपका सत्र गड्ढम गड्ढ हो जाएगा। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। और ये सत्र छोड़ दो, अब ऐसी जल्दबाजी क्या है? ऐसा सरकार को क्या लगता है कि बहुत जल्दी में सरकार ये सब क्यों करना चाहती है? हाँ, आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिस वजह से तत्काल इतना, अक्टूबर के महीने में त्यौहार का महीना, बारिश का महीना चल रहा है, इस बार बारिश भी बहुत धुआंधार हुई है। और एक बात और, आखिरी बात पूछूंगा मैं आपसे योगीराज जी, कि कभी शिक्षा महकमे को तबादले का महकमा कहा जाता था। मुझे इस बात का थोड़ी बात ध्यान आ रही है कि जब महेंद्र सिंह कालूखेड़ा शिक्षा मंत्री थे दिग्विजय सिंह की सरकार में, ये बात है 1995 की। जी, 95। हाँ, उस समय उन्होंने कहा था कि ये तबादलों का महकमा मुझको दे दिया गया है, लेकिन उन्होंने एक ऐसी पॉलिसी लेकर आए थे, उस साल शिक्षा विभाग में बहुत तबादले हुए थे। इतने तबादले थे कि प्रतिपक्ष ने उसकी सूची को जोड़कर कहा था कि 1 किलोमीटर लंबी सूची बन जाएगी, इतने ज्यादा इस बार तबादले हुए। तब महेंद्र सिंह कालूखेड़ा अब तो दिवंगत हो गए, उन्होंने कहा था कि ये पहला साल है हमारी पॉलिसी को अडॉप्ट करने का, अगले साल से इसमें तबादले बहुत कम हो जाएंगे, हो सकता है कि 2-3% तबादले बमुश्किल हों। और उसके बाद देखा कि तबादले कम हो गए थे। उसकी वजह यह थी कि उन्होंने शिक्षकों को जहां वो चाहते थे उसी साल वहां तबादले करने का उनको
एक तरह से अवसर दिया था। तबादले बहुत हुए लेकिन अगले बार तबादले घट गए थे। मैं एक चीज़ और बता दूं कि हमारे साथ जुड़ गए मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष सक्सेना जी और विजय रघुवंशी जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सुभाष जी, आपसे देर में यहाँ जुड़ पाए हमसे, लेकिन ये जो पूरा तबादले का मामला है उस पर गागर में सागर भरिए। आप बताइए कि सरकार इसमें कहाँ रॉन्ग साइड है और कहाँ इसमें सुधार की जरूरत है, आपकी राय। जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। और बात असल में ये है कि जो सामान्य प्रशासन विभाग ने जो तबादला नीति बनाई गई है और जो सामान्य प्रशासन विभाग कहता है सभी विभागों से कि आपको सामान्य प्रशासन विभाग की तबादला नीति के मुख्य प्रावधानों के अनुसार बनाने की छूट दी गई है, ना कि अपने मन से कुछ भी बना सकते हैं। परंतु मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग की जो मूल अवधारणाएं हैं ट्रांसफर की, उससे बिल्कुल अलग हटके सूची वो जो ट्रांसफर नीति बनाई है, इस कारण से जीएडी की गाइडलाइन को ब्रेक किया इसमें। हाँ, जीएडी की गाइडलाइन को पूरी तरह से बदल के रख दिया है। जैसे जो एक मैं उदाहरण दूं कि कनिष्ठतम को हटाने का है। जैसे किसी स्कूल में अधिक संख्या हो जाती है शिक्षकों की, तो वहां से हटाने के लिए अतिशेष किसको माना जाएगा, तो जीएडी ने कहा है कि सबसे पहले लास्ट कम फर्स्ट गो, यानी जो सबसे बाद में जो आया है वो सबसे पहले जाएगा। तो परंतु यहाँ विभाग ने, ये स्कूल शिक्षा विभाग ने, मैं रुकूंगा, आपको समय की कमी है जी। असल में क्या हुआ कि जो सबसे बाद में आया है जी, उसको तो सरकार ने पिछले साल ही बुलाया है। हाँ, अब उसको आप जो नियम की बात कर रहे हैं कि जो बाद में आया उसको पहले भेजो। हाँ जी। तो जो कल आया है पिछले साल उसको तबादला करेंगे तो वो हल्ला मचाएगा। तो सरकार ने उस शोर को कम करने के लिए जो पुराने लोगों को तबादले की बात की। नहीं, पर जब पोस्ट ही नहीं थी तो क्यों लाए वो? हाँ, ये प्रशासनिक दिक्कत है। हाँ। इसमें सरकार को जो अधिकारी है उनकी खबर देने की जरूरत है। जी। उनके कान पकड़ने की जरूरत है कि उसकी जांच होना चाहिए कि वो बिना पद होते हुए भी क्यों उसने स्कूल में पोस्टिंग की। जी। तो इसलिए ये अतिशेष का जो है ये किया गया है। एक और मैं इसमें बात बताऊं कि जो भोपाल में करीब 800,000 के लगभग अतिशेष है, और मतलब जो बड़े बड़े शहर हैं मध्य प्रदेश में, पूरे में जो खास शहर हैं उनमें सब में अतिशेष की स्थिति है। और वहां अतिशेष में जो मूल उस जिले के शिक्षक हैं वो तो वरिष्ठ हो गए हैं, और जो इधर उधर से जो आए हैं, जैसे ये राजधानी का जिला है तो यहाँ पर पूरे प्रदेश से टीचर आता है, और यहाँ के जो मूल शिक्षक है वो जो है ट्रांसफर के आ गए हैं इसी के अंतर्गत। बिल्कुल, समय की कमी में आपकी बात को जो समझ पा रहा हूँ वो दर्शकों से शेयर कर लूँ कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति जिले में की गई थी उनको बताया गया था कि इस जिले में आपकी नियुक्ति की जाएगी। जाहिर है कि उन शिक्षकों को उस जिले से बाहर नहीं करना चाहिए था। सरकार ने उसी जिले में बाहर से दूसरे अधिकारी कर्मचारी को बुलाकर नियुक्त कर दिया। अब अतिशेष में वो पुराने कर्मचारी जो उसी स्कूल के लिए या संबंधित जिले के लिए नियुक्त किए गए थे उनके ऊपर तबादलों की तलवार लटक गई है, और ये कहीं ना कहीं शिक्षकों में असंतोष का विषय बन रहा है और आगे जाके ये असंतोष फूट भी सकता है। समय की कमी है। विजय रघुवंशी जी बहुत संक्षेप में अपनी बात करें, क्योंकि आप लोगों से संपर्क देर से हो पाया। इस शिक्षा नीति या तबादले के संबंध में आपकी राय, क्योंकि तृतीय वर्ग जो श्रेणी कर्मचारी है वो भी बड़े पैमाने पर इस तबादले में प्रभावित होने वाला है, आपकी राय। तबादला एक तो स्वैच्छिक आधार पर किया जाता है, एक प्रशासनिक आधार पर। अगर प्रशासनिक आधार पर आपको कर रहे हैं तो अपनी जगह ठीक है कि आपने प्रशासनिक रूप में उसको हटाया है, उसकी जगह दूसरे को आप ले आए हैं। लेकिन अगर स्वेच्छा के आधार पर आप ऐसी जगह पे किसी व्यक्ति को ला रहे हैं जहां पूर्व से कोई आदमी पदस्थ है, तो वहां विसंगति तो होगी। बिल्कुल, क्योंकि स्वेच्छा के आधार पर नहीं लाना चाहिए, इसी वजह से अतिशेष हो रहे हैं और ये समस्याएं सामने आ रही हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर समय की तंगी है। मैं चारों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। सुभाष जी आपका भी, विजय जी आपका भी, योगीराज जी आपका भी, और दर्शन सिंह जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तबादला नीति तो लागू कर दी गई है, अमल भी स्पष्ट हो गया, लेकिन कर्मचारी को यह कहना है कि अगर स्वेच्छा से ये लागू की जाती, क्योंकि आधे सत्र के बीच में तबादले अगर करेंगे तो सबको दिक्कत आएगी। बेहतर होता कि सरकार इस पर गहनता से कर्मचारी संघों से बात करती, स्वेच्छा नीति से तबादले की योजना के ऊपर अमल किया जाता तो शायद दिक्कतें कम आती। लेकिन आने वाले दिनों में संभवतः इसमें कोई परेशानी आई तो आंदोलन की रूपरेखा भी बन सकती है। तो कुल मिलाकर सरकार को समन्वय और संवाद की जरूरत है पूरे मुद्दे पर। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। तबादले के सीजन में जो तबादलों की बरसात हो रही है वो दिक्कत देने वाली है।
हम इस पर आगे भी विस्तार से बात करेंगे। आज समय की कमी है, इसलिए चर्चा को यहीं रोक रहे हैं। अंतिम वाक्य ये इसमें कि आज दशहरा है, सबको दशहरे की बधाई, और दशहरे की बधाई के साथ सबको ये कि INDU24 सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता है, जीवन में सबका कल्याण हो, ये भगवान से प्रार्थना करता है। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए INDU24।